हेलो बच्चों, महात्मा जी ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल महात्मा जी ज्ञानी पर। हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम ये कंप्लीट कर चुके थे। इसके में प्रत्येक जो टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है मैंने हर संभव मदद किया कि आपको दें, और जहाँ तक हो सकता था मैंने वो आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया है। यदि आप अभी तक नहीं देखें उन वीडियो को तो आप महात्मा जी ज्ञानी यूट्यूब पर सर्च मारकर द स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम नाम के प्लेलिस्ट पर जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आज हम लोग एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम का जो है एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उसके पहले आपको वीडियो पे लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी करना है। चैनल वीडियो जो डाला गया है उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आ रहा है, तो यदि आपको मदद हो रहा है तो कृपया अपने फ्रेंड को क्लास में ज़रूर भेजें। आपके भेजने से क्या होगा कि मैं कुछ लॉन्च भी कर सकता हूँ, कि जैसे कि केमिस्ट्री मैं पूरा ख़त्म कर सकता हूँ। अभी ख़त्म करने का जिम्मा मैं ले सकता हूँ। तो अब यदि व्यूज़ बढ़ेंगे तभी ऐसा हो सकता है। अभी मेरे करंट सब्सक्राइबर ही बहुत ही कम है। मैं आपको संख्या तो मैंने हिडन कर दिया है चैनल पर, लेकिन बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम लोग आज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करें। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रॉब्लम है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। तो ये तो पहले ही मैंने बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ को। क्या, जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1U होता है। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, +1 होता है। लोकेशन क्या होता है प्रोटॉन का, इन द न्यूक्लियस होता है। उसी तरह न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1U, रिलेटिव चार्ज 0 और लोकेशन जो होता है वो भी न्यूक्लियस में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/1840U, रिलेटिव चार्ज -1 और लोकेशन जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इस तरह से रहता है। ये इस तरह से एक आइटम हुआ जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से यहाँ पर ऑर्बिट में रोटेट करता है। ये तो बता चुका हूँ। तो उसी को मैंने जैसे अभी बताया सीरियल वाइज की, प्रोटॉन बताया, प्रोटॉन का रिलेटिव मास बताया, एटॉमिक मास बताया, इसके बाद लोकेशन बताया। फिर मैंने न्यूट्रॉन बताया, रिलेटिव मास बताया, रिलेटिव चार्ज बताया, इसके बाद लोकेशन बताया, फिर उसी तरह इलेक्ट्रॉन का बताया। तो आप सीरियल वाइज कॉलम बना के लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द आइटम। अब जे थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम जो हमने देखा उसका क्या लिमिटेशंस था, मतलब क्या क्या वो चीज़ एक्सप्लेन, जे थॉमसन मॉडल ऑफ आइटम क्या चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो आगे साइंटिस्ट को आकर करना पड़ा। तो पहला लिमिटेशन क्या था, तो पहला लिमिटेशन था कि जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द आइटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच इज़ कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। मेरे साथ साथ आप आंसर लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। तो प्लीज़ लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मैं सुना चुका हूँ ये जो मॉडल ऑफ आइटम क्या होता है, नेल्स मॉडल ऑफ आइटम क्या होता है। तो आप लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, जो कि रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। क्योंकि जानते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसमें नंबर ऑफ जो है रिजल्ट आए थे, जैसे कि कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था कि एक एटम में हार्ड न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसका भी डिस्कवरी हो गया था। इस तरह से बहुत सारा जो ड्रॉबैक्स है उसको सॉल्व किया किसने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब सेकेंड है
J.J. Thomson's model of the atom was just based on imagination. It did not have any experimental evidence in its support. जे थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम जो था वह सिर्फ और सिर्फ क्या था, इमेजिनेशन था। इसने कंपेयर किया कि एक आइटम जो है वह किसके जैसा होता है, प्लम बडिंग की तरह होता है, इस तरह से होता है। वाटरमेलन में रेड कलर का जो इसे सीड्स होता है उसकी तरह आइटम जो है ये किसी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है किसी आइटम में इसी तरह से लोकेटेड रहता है। तो ये क्या था, जस्ट एक प्रिडिक्शन था कि इस तरह से हो सकता है। क्या ये एक्सपेरिमेंट था? ये बिल्कुल नहीं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम जो है वह जो रिजल्ट दिया वह विदाउट विदाउट एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड वह नहीं था। अब व्हाट आर द थर्ड नंबर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम। अब रदरफोर्ड मॉडल आइटम का क्या लिमिटेशंस था? तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम में, कि भाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो वह एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते करते, मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा वो रोटेट करता है इन द न्यूक्लियस, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है तो कुछ तो उसको एनर्जी देता होगा या एनर्जी देता होगा। अब एनर्जी धीरे धीरे क्या होता होगा, कोई भी चीज़ मूविंग, आप ही किसी दौड़ते हैं बहुत दूर तक दौड़ते चले गए फील्ड पे दौड़ रहे हैं तो क्या आपका एनर्जी लूज नहीं होता है? फिर फाइनली आप क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है तो फाइनली उसका भी तो एनर्जी कम होगा, उसको कंटिन्यूस एनर्जी प्रदान करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो उसका भी एनर्जी होगा, एनर्जी लूज हो रहा होगा। तो एनर्जी लूज किसके कारण हो रहा है? और फाइनली जो है एनर्जी लूज हो रहा है तो एनर्जी लूज करते करते उसको न्यूक्लियस में चल जाना चाहिए। और न्यूक्लियस में चल जाएगा तो एटम तो खत्म ही हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एटम बचेगा क्या? तो स्टेबिलिटी तो हो नहीं पाता है। ऐसे एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम का लिमिटेशंस था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो इस प्रकार इसका लगभग एक ही था कि स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इसको आप जो मैंने बताया है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम, वीडियो में जाके आराम से आप देख सकते हैं, इसका आंसर है आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ आराम से देख सकते हैं। डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द आइटम। बोर्स मॉडल आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। मैं इतना हद तक दावा कर सकता हूँ कि आपका दोस्त से जो है जहाँ से पढ़ा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से ऑफलाइन में, आपको उससे बेटर स्टडी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कंपेयर, फिफ्थ नंबर, कंपेयर ऑल दी प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द आइटम गिवन इन दिस चैप्टर। मतलब कौन कौन से मॉडल ऑफ द आइटम जो है वह दिया गया। तो थॉमसन मॉडल ऑफ द आइटम दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द आइटम दिया गया, बोर्स मॉडल ऑफ द आइटम दिया गया। यानी 3 मॉडल ऑफ द आइटम हमने पढ़े, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल ऑफ द आइटम। अब तीनों को कंपेयर आप कर सकते हैं आसानी से क्योंकि तीनों का मेरा स्पेशल वीडियो है। अब वहाँ का कंटेंट उठाइए, रदरफोर्ड का एक साइड लिखिए, फिर बीच में लिखिए थॉमसन मॉडल, उसका कंटेंट उठाइए उसका लिखिए, फिर बोर्ड मॉडल आइटम निकालिए उसका लिखिए। तीनों वीडियो जो है वह ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ से ज़रूर सपोर्ट लें। जब वीडियो अवेलेबल है, आपको कोई रुपया नहीं लग रहा है तो बिल्कुल उसका सब लाभ ले सकते हैं। यदि जब लाभ नहीं ले रहा होगा तो उसके बारे में क्या कहा जाए। तो 6 नंबर, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18th एलिमेंट। पहले 18th एलिमेंट के लिए जो है मतलब रूल्स बताना है कि जैसे कि हम लोग बताते हैं KLMN, तो क्या इसमें 10 भर देते थे, इसमें 12 14 20 इस तरह कुछ भी भर सकते थे नहीं, कुछ रूल था। कैसा रूल था कि ये पहले में के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस सेल में कैसे पता करेंगे, 2n स्क्वायर से पता करेंगे। तो के में केवल और केवल 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 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं। यानी के को छोड़कर बाकी में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 को अचीव करने के लिए ही कोई एलिमेंट जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। यानी सारा खेला जो है वह किस पर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा।
तो लाइक तो ज़रूर चढ़ जाना चाहिए यूट्यूब वीडियो पे, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है इसके लिए, फ्री में आप जो पढ़ रहे हैं। तो ये है वह। अब जैसे कि इसमें किसमें, जैसे कि के में टू एन स्क्वायर फार्मूला से निकाले तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n=1 पुट करेंगे तो 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 32। एम जैसे कि एल में 8 हो सकते हैं, एम में 18 हो सकते हैं, एम में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एम में 18 हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी एलिमेंट का जो जैसे कि सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 281 होता है, तो 1281 तो यहाँ पर 1 ही रखे। क्यों? 18 जो मैक्सिमम 18 हो सकता है, लेकिन यदि m जो है किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, वैलेंस सेल में आ रहा है, तो वहाँ 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह l में है, l में तो 8 है तो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो पाता। जैसे n में 32 है, हाँ हम जानते हैं कि 32 हो सकता है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन का वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए, यदि बैलेंस सेल उसका जो है वो एन सेल हो जाता है तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह कोई एलिमेंट यदि एन KLMNO हो सकता है यहाँ, तो 2n इसका 1 2 3 4 5 5 5 25 25 टू 50, इसमें 50 हो सकता है। तो O में जो है यदि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो वैलेंस सेल यदि O आ जाता है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है, यद्यपि O में 50 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की क्षमता है। तो O में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर भी लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन उसमें, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल है? 50 उसके लिए है जिसमें कि वो जो है वह बैलेंस सेल में नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं बात को। 50 उसके लिए है जिसमें कि जिसके इस एलिमेंट में वो जो है वह बैलेंस सेल में नहीं है। अब आपको बैलेंस सेल पता नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं, बैलेंस ही पता नहीं है, तो आप मेरे पिछले वीडियो बनाए हुए ज़रूर यूज करें, फ्री में वह दिया जा रहा है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, तो आप भरपूर यूज करें उसका। तो ओ में 50, तो अब इसका हम रूल बताना है। तो पहला रूल है, लिखते जाएंगे आप लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। व्हाट इज n? n इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अब n है, n को कहाँ से काउंट करना है? तो ऐसे न्यूक्लियस बना ये, तो इसको यहाँ से काउंट करना है, न्यूक्लियस के सबसे पहला वाला, तो n=1 होगा, उसके बाद वाला n=2 होगा, उसके बाद वाला n=3 होगा, इस तरह से। अब n को भूल के परीक्षा में लास्ट से करना वैसे तो नहीं होगा, तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने बार बार कहा, यानी आउटर मोस्ट एलिमेंट जो है, आउटर मोस्ट जो है वैलेंस सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकता है। इसके बाद है थर्ड नंबर, द इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से एक बार, द इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने जो लिखा उसको पढ़िए, क्या लिखा आपने? यह लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वह अब बाद वाले सेल में अचानक कूद के नहीं बढ़ सकता है, मतलब कि पिछले वाले सेल को कम्प्लीटली फिल्ड किए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिए मैं सोडियम 281 KLM, अब इसका एग्जांपल ये 281, तो एल में हम क्या डायरेक्ट एम एन यहाँ है, हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे कि हम डायरेक्ट कैसे बताएं, ओ ये सॉरी, KLM इसका होता है 281 सोडियम का 281, तो हम 2 लिख सकते थे, यहाँ से देन 9 लिख सकते थे, या KLMNO है इस तरह से है
तो इसको 9 लगा, यहाँ 8 लिख सकते थे, मतलब बीच में इसको हम छोड़ देते हैं एल को। तो ऐसा नहीं होता है। यही तीसरा रूल कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो है किसी भी आइटम में वह ऐसे ऑक्यूपाई नहीं करता है। न्यू सेल तब तक ऑक्यूपाई नहीं करेगा जब तक कि प्रीवियस सेल को वह कम्प्लीटली फिल्ड कर देगा। कंप्लीटली फिल करने का मतलब जैसे कि 281 है, मान लीजिए हम ये 2K में है, ये L में है, ये M है, तो ऐसा भी सोचता है 272। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं किया है वो। इसमें मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की क्षमता है L सेल में, तो 8 इसको देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे न्यू सेल में, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। ये रूल कर रहा है। तो आई होप ये सभी रूल्स 3 रूल्स मैंने बताया, आप अपने कॉपी में इसको अच्छा से लिख लें, इसके बाद उसको पढ़ें, रिवाइज करें, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।